छात्रों आप सबको नमस्कार। मंगलूर विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर बीबीए छात्रों के लिए निर्धारित इंद्रधनुष एकांकी संग्रह से आज हम एक एकांकी पढ़ेंगे। एकांकी का नाम है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी सीखने का उद्देश्य जो इस प्रकार है, एकांकी के बारे में जानना। हम एकांकी के बारे में, एकांकी की रचना कैसी होती है उसके बारे में हम जान सकते हैं। सामाजिक एकांकियों का महत्व समझ सकते हैं। एकांकियों के कई पौराणिक एकांकियाँ, ऐतिहासिक एकांकियाँ, सामाजिक एकांकियाँ होती है। उनमें आज जो एकांकी निर्धारित है वह एक सामाजिक एकांकी है। इसलिए आज हम सामाजिक एकांकियों का महत्व समझ सकते हैं और इस एकांकी में स्त्री स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में हम प्रकाश डाल सकते हैं। स्त्री भी पुरुष की तरह पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता के बारे में हम जान सकते हैं। स्त्रियों पर पुरुषों के बुरे व्यवहार की आलोचना करना, स्त्री को निम्न दिखाकर अपने को ज़्यादा अधिकारवान मानकर उन पर जो अधिकार या दर्प दिखाते हैं उसकी निंदा हम कर सकते हैं। यह एकांकी पढ़ने के बाद, इस एकांकी के रचनाकार है जगदीश चंद्र माथुर जी। इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ और इनका मरण 1978 ईस्वी को हुआ। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश है। इनकी कई उपलब्धियां हैं। ये नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। भोर का तारा, शारदिया, रीढ़ की हड्डी आदि इनकी रचनाएं हैं। ये एक सामाजिक एकांकीकार के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की विशेषताएं हम देख सकते हैं। विशेष रूप से यह एक सामाजिक एकांकी है, व्यंग्य एकांकी है और इसमें लड़कियों के विवाह की समस्या चित्रित हुई है और आधुनिक युवकों में जो नैतिक एवं चारित्रिक पतन हो रहा है उसका भी वर्णन इस एकांकी में हुआ है। अब हम देखेंगे एकांकी के प्रमुख पात्र, ಏಕಾಂಕಿಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ। ಈ ಏಕಾಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರುತ್ತೆ। उमा यह एक लड़की है। हम बोल सकते हैं इस एकांकी की नायिका। रामस्वरूप आते हैं, लड़की के पिताजी। प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी या उमा की माँ है। शंकर एक लड़का है जो उमा से विवाह करने आता है, उसे देखने आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है, वे एक वकील है। और रतन उस घर का, रामस्वरूप के घर का नौकर है। आइए हम विस्तार से रीढ़ की हड्डी एकांकी पढ़ेंगे। छात्रों अब हम देखेंगे ಏಕಾಂಕಿ रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ಏಕಾಂಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ संदेश नಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, इससे हम क्या संदेश पा सकते हैं, अब हम देखेंगे। पात्र परिचय भी आपको हो चुका है। रामस्वरूप एक अधेड़ व्यक्ति है। अधेड़ व्यक्ति ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಸ್ಪಾಸು 40-50ರ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ। प्रेमा रामस्वरूप की पत्नी है। रामस्वरूप और रामस्वरूप की पत्नी, दो पात्र हो गए। तीसरा पात्र है गोपाल प्रसाद, वह एक वकील है। गोपाल प्रसाद यहाँ एक वकील है और उनका बेटा है शंकर। गोपाल प्रसाद का पुत्र शंकर है। अब आपको पता चला 4 पात्रों के बारे में। रामस्वरूप, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा और गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद वे एक वकील के रूप में काम करते हैं और उनका बेटा है शंकर। और उमा रामस्वरूप की बेटी या पुत्री, यह हम बोल सकते हैं इस एकांकी की वह नायिका है और रतन उस घर का नौकर है। अब आपको पता है परिस्थिति क्या है। यहाँ रामस्वरूप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। शादी करने के लिए लड़के वालों की एक मांग है कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ। लड़की पढ़ी लिखी ना हो, घर का सारा काम जानती हो और सुंदर भी हो, यह लड़के वालों की मांग है। मांग ಅಂದರೆ ಬೇಡಿಕೆ। ಇಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ उमा ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ಲು। यहाँ उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, बीए पास है,
तो उसका विवाह करना राम स्वरूप के लिए कितना कष्ट हुआ होगा। तो इस कहानी में या एकांकी में हम समझ सकते हैं कि लड़की वालों के माता पिता को कितना कष्ट सहना पड़ता था और लड़की की क्या हालत होती थी। पढ़ी लिखी होने के बाद भी अपने आप को गंवार दिखाना पड़ता था। तो ऐसी हालत का पर्दाफाश करते हुए जो लड़के वाले होते हैं वे जो अपना अधिकार जमाना चाहते हैं लड़की पर, तो इससे संबंधित एक संदेश देकर आती है यह एकांकी। एकांकी का नाम ही हमें बताता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಅದು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. देखेंगे एकांकी किस प्रकार आगे बढ़ती है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा दिखाते हैं। आप कल्पना कर लीजिए कि आपके सामने एक एकांकी हो रही है ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು इमेजिन ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। एक कमरा दिखा रहे हैं, स्टेज पर एक कमरा दिखा रहे हैं। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, अंदर से कोई आ रहा है, उसकी पीठ दिख रही है, अतನ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ। जो महाशय बाहर आ रहे हैं ना, वे ही उस घर के मालिक राम स्वरूप है। राम स्वरूप प्रेमा के पति और उमा के पिताजी है। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अंदर से एक तख्त, एक पलंग लेकर आ रहे हैं। ಒಂದು ಕಾಟನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ और उनका नौकर रतन। ಈಗ स्टेज के एंट्री ಆಗಿದ್ದಾರೆ। दोनों स्टेज के अंदर या कमरे के अंदर आ चुके हैं। बाबू का मतलब है यहाँ कौन है? बाबू राम प्रसाद, वे राम स्वरूप। अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस। तख्त को पकड़कर आ रहे हैं उधर मोड़ने के लिए। वे कहते मोड़ना ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಗಿಸೋದು, ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यहाँ अंदर से तख्त बाहर लाकर रखा जा रहा है। ಬಿಚಾದು ಸಾಬ್, ಬಿಡಿಸ್ಲಾ ಅದನ್ನ? ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಾ ನಾನೀಗ? बिछाना। जरा तेज आवाज में गुस्सा आ जाता है राम स्वरूप को, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बंट रही थी तो देर से पहुंचा था। परमात्मा के यहाँ अकल ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನು ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ದೇವರು, ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವಲ್ಲ। ಬಿಚಾದು ಸಾಬ್, और यह पसीना किस लिए बहाया है? ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆವತು ಅದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಂದಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ರೂಮಿಗೆ, ಕ್ಯೂ ಬಹಾಯ ಪಸೀನಾ ಅಂದ್ರೇನು? ಬೆವರು ಇಷ್ಟು ಸುರಿಸಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ತಂದು ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡೋದಕ್ಕ? ಫಿರ್ ಭಿ ಪೂछते हो बिछाऊं सब? तख्त बिछाता है। यहाँ ರತನ್ ಸಿರ್ಫ್ ಹಸ್ತಾ ಹೇ ಅಂದರೆ ಬೆವ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಓ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಸ್ತಾಗಿಬಿಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಟನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯಕಿ ಹಸಿ। यहाँ कौन हंसता है? रतन कौन है? उस घर का नौकर। हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। क्यों हंसता है? मैं भी जवानी में कसरत करता था। कसरत ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। कसरत ಕಲಸೋನ್ ಸೆ ನಹಾತಾ ಥಾ ಲೋಟೋಂ ಕಿ ತರ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು। ಲೋಟ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ। ಉತ್ತನಿ ತಾಕತ್ ಮುಜ್ಮೆ ತಬ್ ಥಿ ಮೇರಿ ಜವಾನಿ ಮೇ। यह तख्त क्या चीज़ है? ये मंच ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದ್ದು? ये क्या चीज़ है ಅಂದರೆ कुछ भी नहीं है उसके सामने। उसे सीधा कर, यो हाँ बस करो। और सुन, बहू जी से दरी मांगला। जाओ बहू जी से। यहाँ बहू जी का मतलब है प्रेमा कौन है? राम स्वरूप की पत्नी। दरी ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು। इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ। यहाँ एक दरी लाने के लिए कह रहे हैं और दूसरा
चद्दर, दरी उस पर डालने के लिए और एक चद्दर चाहिए। क्यों चाहिए अब आपको आगे पता चलेगा। 2 चीजें लाने के लिए अपने नौकर ರತನ್ से ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ कह रहे हैं। 2 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। कल जो धोबी के यहाँ से आई है ना वही, कल वो चद्दर आई है ना कल धोबी के यहाँ से, धोबी ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, उसमें से एक चद्दर लेकर, चद्दरನ್ನ ಚಾದರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದು। नौकर जाता है क्योंकि राम स्वरूप ने आज्ञा दे दी। बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, गुलदस्ता जो फ्लावर वाज इತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगा देते हैं, इसका मतलब है सब कुछ साफ कर रहे हैं, क्लीन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है, इतने में घर की मालकिन प्रेमा, इसका मतलब राम स्वरूप की पत्नी अंदर से उस कमरे में प्रवेश करती है। गंदुमी रंग, गंदुमी रंग का मतलब है गेहुआ रंग अंदर गोधीमय बಣ್ಣ। छोटा कद, कद अंदर हाइट अष्टेनिಲ್ಲ, छोटा कद। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है, उसका चेहरा देखने से, उसकी आवाज से ही पता चलता था कि वह किसी काम में बहुत व्यस्त थी। व्यस्त अंद्रेनो बहुत ಬ್ಯುಸಿ ಥಿ, ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ಲು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈಗ ನೀವು ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದರೆ आपके चेहरे का रंग भी बदल जाता है ना। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆನೇ ಭೀಗಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಹೆದರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ। ಭೀಗಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जो डरपोक, डरा हुआ है कौन, रतन, उसके प्रेमा के पीछे पीछे आ रहा है। खाली हाथ, उसके हाथ में 2 चीजें होनी थी, एक दरी और एक चादर, यहाँ दोनों चीजें उसके हाथ में नहीं है। ಬಾಬು ಸಾಹಬ್ ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ दोनों की तरफ देखते हैं, ಇಬ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दोनों की तरफ देखते हैं, ನೋಡ್ತಾರೆ। प्रेमा, प्रेमा बोलती है, प्रेमा कौन है, राम स्वरूप की पत्नी, उस घर की मालकिन। तो मालिक कौन है, राम स्वरूप उस घर का मालिक है। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, अब तुम्हें धोती क्यों चाहिए, धोती अंदर पंचे ना उठकोಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು, ये धोती की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में हम इतनी जल्दी में है, अब तुम्हें ये नई और एक धोती की क्या जरूरत पड़ गई ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। धोती, राम स्वरूप पूछता है, धोती, धोतीना ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾ, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, ಈಗಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಬದಲ್ನಾ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸದು ಬೇರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ। और फिर ना जाने किस लिए, ಮತ್ತಿನ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಹೊಸ ಮತ್ತೆ ಪಂಚೆ। राम स्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है, यार ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು, किसने तुमसे मांगी धोती, ನಾನೇನಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನು। प्रेमा बोलती है, यही तो कह रहा था, रतन है ना, इसी ने कहा, इसी ने मुझसे धोती मांगी, ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಧೋತಿ ಕೊಡು ಅಂತ। रतन से क्या कहा था, राम स्वरूप ने एक दरी लाने के लिए और धोबी वाले से जो आई हुई चादर लाने के लिए कहा था, लेकिन यह रतन प्रेमा के पास जाकर इसने क्या मांगा है, एक धोती मांगी है। क्यों बे रतन, राम स्वरूप को गुस्सा आ गया, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या, ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ವಾ, ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಕಿವಿ। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। मैंने क्या कहा था, धोबी के यहाँ से आने वाली चद्दर ಅಂದ್ರೆ ಧೋಬಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, यहाँ धोती नहीं, धोती ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದೇನೋ। उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ लाऊं मैं, ನಿನಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ತಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಲಿ, इसका मतलब है तुम ನಾ ಸಮझೋ, ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇವಕೂಫ್ ಅಂತ ಬೈದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ। ಹುಲ್ಲು ಕಹಿಂಕ ಇದೆಲ್ಲ ಗೂಬೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬೈತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಬೈಗುಳ ಇದೊಂದು। क्यों बे रतन, अच्छा अब प्रेमा बोलती है, समझ गई, उसे समझ में आ गई अब क्या हुआ है, क्या कहा था इसने, क्या मांगा है। अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना,
ಪೂಜಾ ವಾಲಿ ಕೋಠರಿ देखिए समझिए अच्छी तरह से ಪೂಜಾ ವಾಲಿ ಕೋಠರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಪೂಜಾ ರೂಮು ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ ರೂಮಲ್ಲಿ वहाँ लकड़ी के बक्स के ऊपर लकड़ी का एक बक्स है बक्स ಅಂದ್ರೆ बक्सा ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮರದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ उसके ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना धुले हुए ಅಂದ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला उन्हीं में से ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಒಂದು चद्दर ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು बेडशीट ಅನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ रतन पूछता है और एक चीज चाहिए ना कौन सी और दरी दरी यहाँ तो रखी है इले ಇದೆಯಲ್ಲ दरी कोने में देखो वह पड़ी तो है राम स्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी जल्दी जा और बीबी जी यहाँ बीबी जी किसे संबोधित कर रहे हैं अपनी बेटी उमा को ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕವಾಗಿ बीबी जी ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ बीबी जी के कमरे में जाकर सितार उठा के ला और हारमोनियम भी उठा के ले आना ಅಂದರೆ सितार ಮತ್ತು हारमोनियम ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ राम स्वरूप अपने नौकर रतन को आदेश देता है जा जल्दी जा रतन जाता है पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं प्रेमा लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है पता है तुम्हें तुम्हारी लाडली बेटी है ना प्रेमा बोल रही है अपने पति से निन्ना लाडली बेटी मुद्दिन मगलिदाಳದ वहाँ मुंह फुलाए पड़ी है मुंह फुलाना इसका मतलब है गुस्से में है वो मुंह फुलाए राम स्वरूप कहता है और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो और तुम उसकी माँ किस लिए हो उसे तुम खुश कर सकती थी ना उसे थोड़ी सांत्वना दे सकती थी ना जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं हागू हिगू ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯಾರನ್ನ लड़के वाले नहीं तो आजकल लड़के मिलना बहुत मुश्किल है वो भी पढ़ी लिखी लड़की को लड़के मिलना बहुत ही मुश्किल है अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना ನೀನೇನಾದರೂ ಬೇವಕೂಫಿ ಅಂದರೆ ದಡ್ಡತನ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದರೆ ಮುझे दोष मत देना ನನ್ನದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರದ ಅಪವಾದ ಹಾಕಬೇಡ प्रेमा बोलती है तो मैं ही क्या करूं मैं क्या कर सकती हूँ वह तो मेरी बात भी नहीं सुनती सारे जतन करके तो हार गई मैंने बहुत कोशिश की उसे सांत्वना देने की लेकिन मेरा प्रयत्न निष्फल रहा ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ वह अभी की अभी मुंह फुला के ही बैठी है तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है तुमने ही पढ़ाया है ना उसे ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದಿಸಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಓದಿಸಿದ್ದು ಅಂತ यहाँ प्रेमा अपने पति से पूछती है मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं ನನಗಂತೂ ಅದ್ರದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದು ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ अपना ज़माना अच्छा था अपना ज़माना कितना अच्छा था तुम्हें पता है अपने पति से बोल रही है आई पढ़ ले गिनती सीख लिए बहुत हुआ आई ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗದೇ ಹೋಯಿತು ಗಿನತಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹುತ್ ಹುವಾ ತೋ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಬೋಧಿನಿ ಪಡ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅದು स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली बस हो गया सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई से भी अच्छी अच्छी बातें हमें स्त्री सुबोधिनी में मिलती थी और बीए एमए पढ़ने की क्या ज़रूरत है इस प्रकार प्रेमा अपने पति से कहती है और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे है ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಹುಡುಗಿರ ಲಕ್ಷಣವೇ ವಿಚಿತ್ರ ಒಂದು ಚೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ राम स्वरूप बोलते हैं अपनी पत्नी से ग्रामोफोन का बाजा होता है ना ग्रामोफोन ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಲ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಸಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಗ್ರಾಮೋಫೋನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು बाजा होता है ना हाँ क्यों दो तरह का होता है ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ एक तो आदमी का बनाया हुआ हमने देखा है उसे एक बार चलाकर जब चाहे रोक लो दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ ಅದನ್ನು ನಾವು एनी टाइम स्टॉप ಮಾಡಬಹುದು कभी भी हम उसे रोक सकते हैं
लेकिन दूसरा ग्रामोफोन तो भगवान का बनाया हुआ है, वह तो चलता ही रहता है, वह हमारी मर्जी के अनुसार नहीं, भगवान की मर्जी के अनुसार ही चलता है। उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं, ಅದಂತೂ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರು ಆಡಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ। ಪ್ರೇಮ बोलती है हटो भी ठठोली सूझती रहती है, ನಿಂಗೆ ಈಗಲೂ ಜೋಕ್ಸಾ? ठठोली ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಸಿ ಮಜಾಕ್, सूझती है ಈಗ ನಿಂಗೆ ಇದೇನಾ ಈ ಟೈಮಾ ಜೋಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, ನಿನ್ನ ಉಮಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳು, ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು, ಉಸೆ ರಾಹ ಪರ್ ರಾನೆ ಕಿ ಶಕ್ತಿ ತುಜ್ಮೆ ನಹಿ ಹೇ। ರಾಹ ಪರ್ ಲಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಕ್ಯಾ ಬಿಗಡ್ ಗಯಿ ಹೇ? ಇಲ್ಲ, ಅವಳು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಓದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದೆ। ಅಬ್ ದೇರಿ ಹಿ ಕಿತನಿ ರಹಿ ಹೇ ಉನ್ ಲೋಗೋಂ ಕೆ ಆನೆ ಮೇ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ। ಕೌನ್ ಆನೆ ವಾಲೆ ಹೇ उमा को देखने? शंकर और शंकर के पिताजी। शंकर के पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद है। गोपाल प्रसाद जी क्या काम करते हैं? वे एक वकील है। उन्हें कैसी लड़की चाहिए? पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, और सुंदर लड़की, घर का सारा कामकाज करने वाली लड़की उन्हें चाहिए। तो क्या हुआ? प्रेमा बोलती है तुम ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है? प्रेमा बोलती है ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂತ। आजकल लड़की जितनी भी सुंदर हो, बिना मेकअप के कोई ಪಸಂದ್ ಹಿ ನಹಿ ಕರ್ತಾ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಂಗಸರು ಮೇಕಪ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿರಬಹುದು। पूछ इसी मारे मैंने तो पाउडर ऑर्डर उसके सामने रखा था, इसलिए मैंने पाउडर जाके उसके सामने रखा, लेकिन पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। ಅವಳಿಗಂತೂ ಇದನ್ನು नफरत करती है इन चीज़ों से, इसका मतलब वह अपने आप को सजाना पसंद नहीं करती। मेरा कहना था कि आंचल में मुँह लपेट कर लेट गई भई, मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। ನನಗಂತೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಪೌಡರ್ ಲಗಾನೆ ಸೆ ಬಿ ವ ಮನಾ ಕರ್ ರಹಿ ಹೇ, ಪೌಡರ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಇದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ। राम स्वरूप कहता है न जाने कैसा इसका दिमाग है, ये नागिदे ಇವಳಿಗೆ कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। पाउडर ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ವಂತೆ। आजकल जो कारोबार चलता है ना, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಂಥ ಪೌಡರಿಂದಾಗಿ। ಪೌಡರ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು ನೋಡಿ। ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥೋಡಾ ಮಜಾಕ್ करना चाहता है। और ಯಾರು? राम स्वरूप। प्रेमा अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती, पर तुम तो, इसीलिए प्रेमा कहती है इसीलिए मैंने कहा तुमसे एंट्रेंस तक ही पढ़ाओ बस, तब हमारे हाथ में रहती। अब देखो बीए पास कर चुकी है तो हमारे हाथ में वो आने वाली नहीं है, हमारी कोई भी बात सुनती भी नहीं है, ನಮ್ಮ ಯಾವ ಮಾತನ್ನೋಳು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। राम स्वरूप बीच में बात काट कर मातिನ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। ಬಾಗಿಲು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ? ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ? तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है, ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ज़बान पर काबू रखना ಅಂದರೆ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣನೇ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? कल ही यह बता दिया था कि लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होता होगा, ಅವರ ಮುಂದೆ ಇದರ ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀನೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವ ನಿನಗೆ। मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। ಈಗೆಲ್ಲದನ್ನು ಉಗುಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ सब कुछ बता रही हो, उसने क्या पढ़ा है सब कुछ, तो इस ऐसा करोगी तो सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। लड़के वाले उमा को कभी पसंद नहीं करेंगे ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? यहाँ राम स्वरूप को है। प्रेम अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, ಇಲ್ಲ 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 ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, मैं ना बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, जैसे तुम्हारी मर्जी, बस मुझे तो मेरा काम बता दो, ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ। इस प्रकार उमा कहती, प्रेमा कहती है अपने पति से। राम स्वरूप बोलते हैं
तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ಅವಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ತಯಾರು कर लो. ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पाउडर इल्ला अंद्रू परवागिಲ್ಲ, वैसे तो मेरी लड़की में क्या बुराई है, ये सुंदर भी है ना, ಅವಳಿಗೆ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ಪಾನ್ लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, ಪಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಎಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು, ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಪಾನ್ तो तैयार और नाश्ता तो तैयार है ना, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ತಾನೆ. रतन का आना, अब रतन आ गया, क्या लेने गया था, एक दरी नहीं एक चादर लेने गया था अंदर पूजा वाली कोठरी में. आ गया रतन, इधर ला इधर, बाजा नीचे रख दे, चादर खोल, पकड़ा तो ज़रा इधर से. वो सितार लाने गया था, हारमोनियम साथ में एक चादर लेने भी गया था. चादर बिछाते हैं क्योंकि उस पर इन दोनों चीज़ें रखने के लिए. प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ बना दी है, फल रखे है ही, और स्वीट ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾಶ್ತಾ ಮೈನೆ ತಯಾರು कर दिया है, और कुछ नमकीन ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಲ್ ರखे है ना, ಚಿಪ್ಸು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಫಲ್ भी है, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಇದೆ. चाय तैयार है, चाय भी है, और ಟೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕಲ್ವಾ. ಮಗರ್ ಹಾ ಮಕ್ಕನ್, ಓ ಮಕ್ಕನ್, ಬೆಣ್ಣೆನೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಟೋಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೇಕಲ್ಲ. ಮಕ್ಕನ್ ತೋ ಆಯಾ ಹಿ ನಹಿ. ಈಗ ಕೋಪ ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಕೋ ಗುಸ್ಸಾ ಗಯೆ. ಕ್ಯಾ ಕಹಾ, ಮಕ್ಕನ್ ನಹಿ ಆಯಾ, तुम्हें भी किस वक्त याद आती है, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೋಡು. किस वक्त याद आती है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान बहुत दूर है. मक्खन वाले की दुकान क्या यहाँ है, घर के पास है, बहुत दूर है, ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಹೋಗಿ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ. मक्खन वाले की दब पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं, ನಿನಗಂತೂ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೂಜನ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, रतन मक्खन लाने वहाँ चले या यह घर का काम करे. अभी वे आ रहे हैं ना. दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरों के मारे. दफ्तर ಆಫೀಸಿನ ಒಬ್ಬ ಚಪರಾಸಿ ವಾಚ್ಮನ್, ಅವನಿಗೂ ಬರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಏನು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ. यहाँ कौन बोलती है, प्रेमा बोलती है. कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितारा आ ही गया, अभी आया ना बाजा और सितारा बजाने के लिए, और सितारा भी है सितारा. नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है. इले एದುರುಗಡೆ बराबर ಅಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆ अपोजिट साइड ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, उस कमरे में मैंने नाश्ता तैयार करके रख दिया है. सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು. एकाध चीज़ खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ही ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो है. अष्टोलगड़े रतन मक्खन लेके आ जाएगा, सिर्फ 2 ही आदमी आ रहे हैं ना, तो हो जाएगा, उसे अभी मक्खन लाने भेज देना. राम स्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है. हाँ आने वाले सिर्फ 2 ही है, एक गोपाल प्रसाद है जो वकील है, और दूसरा उनका बेटा शंकर है. देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही है, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಬರಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ. गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर, इन लोगों से मैं भी खुश नहीं हूँ. ये तो दकियानुसी लोग हैं. दकियानुसी ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಹಳೆಯ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ऐसे लोगों को हम दकियानुसी लोग कहते हैं. ऐसे लोग है, खुद पढ़े लिखे है, वकील है, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ವಕೀಲ್ है, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसे कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो. और मात्र ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಲಾಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, लेकिन वे क्या चाहते हैं, उन्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए. और कैसी लड़की चाहिए, सुंदर घर का सारा काम करने वाली लड़की चाहिए. ज़्यादातर एंट्रेंस तक पढ़ी लिखी लड़की ही उनके लिए काफ़ी है. प्रेम, और लड़का वो उसकी पढ़ाई हुई है क्या, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर. ಅಂದರೆ ಇವನೇನು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವರ ಮಗ, ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನೇಚರು ಒಂದೇನೇನೆ ಅಂತ. BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में
BSc ಮುಗಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है तालीम का दूसरा. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮದುವೆದೇ ಬೇರೆ, ತಾಲೀಮ್ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ, ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. क्या करूँ मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿದೆ, ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಬೈದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ क्या है, कोई आते हैं, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, कोई आते हैं, ದರ್ವಾಜೆ ಸೆ ಝಾಂಕ್ ಕರ್ ಅಂದರೆ ಡೋರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಲ್ದಿ ಮುಹ್ ಅಂದರ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಅರೆ ಹೇ ಪ್ರೇಮ ವೇ ಆ ಭಿ ಗಯೇ, ಬಂದೇ ಆಯ್ತು ಅವರು. ಪ್ರೇಮ ಕೌನ್ ಹೇ, ರಾಮ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಿ ಪತ್ನಿ. वे आ भी गए, नौकर पर नज़र पड़ते ही अरे तू यही खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, ಹೋಗಲಿಲ್ವ ಇನ್ನೂ. ಸೌ ಚೌಪಟ್ ಕರ್ದಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಯಿತು, ಹೋಗು ನಿನ್ನಿಂದ. ಅಬೇ ಉಧರ್ ಸೆ ನಹಿ ಅಂದರ್ ಕೆ ದರ್ವಾಜೆ ಸೆ ಜಾ, ಹೋಗು ಒಳಗಡೆ ಡೋರಿಂದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಡು. और नौकर अंदर चला जाता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी. ಹೋಗು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಮಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡನ್ನಾದರೂ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರೇಮ ಜಲ್ದಿ ಸೆ अंदर की तरफ जाती है, प्रेमा अंदर जाती है. अब बाहर से कौन आने वाले हैं, वे आने के बाद क्या क्या होगा मैं अगली वीडियो में आपको बताता हूँ. आप सबको नमस्कार.